हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे फूड के बारे में। अब फूड है क्या, फूड हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। हम लोगों को पता है कि फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो, खाना हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर बात होगी ना कि आज पार्टी करते हैं, तो पार्टी करने में क्या होगा कि कहीं घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे। कहीं अगर पिकनिक पर जाना है तो पिकनिक पर जाने का मतलब कि किसी जगह जा कर के घूमेंगे, घूमने के साथ में क्या होगा, वहाँ पर खाएंगे। घर पर कोई मेहमान आ गया तो मेहमान आते ही क्या होता है, कोई भी अगर गेस्ट आया तो तुरंत ही पापा की आवाज़ आती है कि इनके लिए चाय बना करके ले आओ। चाय बिस्किट या पानी कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है वो आ जाता है। तो ये खाना क्यों ज़रूरी है, क्यों खाना जो है हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। खाना इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि फूड हम लोगों को प्रोवाइड करता है एनर्जी। फूड के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन करना है तो फंक्शन करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी मिलती है फूड से। फूड एक कल्चर का हिस्सा है, हम लोगों के कल्चर का हिस्सा है फूड। फूड के लिए हम लोग किसी ना किसी तरह से प्लांट पर डिपेंड होते हैं। अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो उन प्लांट ईटर्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब ह्यूमन की बात करें तो हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कोई ये कहे कि भैया हम तो जो है फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं। अब मांस खाने वाला भी कहाँ डिपेंड करता है, वो भी तो डिपेंड है प्लांट के ऊपर, क्योंकि मांस जिस एनिमल का खा रहा है, जिस जीव का मांस खा रहा है, वो जीव भी प्लांट को खाता है। अब इसका मतलब कि जो सिर्फ मांस खाता है, सिर्फ फ्लेश खाता है, वो भी प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड है। तो सारे के सारे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स अपने फूड के लिए सन पर डिपेंड है। इसका मतलब हम लोगों को भी एनर्जी सोलर रेडिएशन से ही मिलती है, क्योंकि सोलर रेडिएशन से बनता है प्लांट में ग्लूकोज या फूड, और उसी फूड को एनिमल्स खाते हैं। अब फूड, अब देखो हर जगह, चाहे यहाँ हो या किसी भी कंट्री में, कहीं भी अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के कल्चर का हिस्सा है फूड। तो फूड हम लोग लेते हैं क्योंकि फूड से मिलती है एनर्जी। फूड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। फूड से हम लोगों को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जो फूड हम लोग ले रहे हैं तो उस फूड का होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में देखो सिंपल सा है कि अगर केमिस्ट्री वाले से पूछा जाएगा तो वो डाइजेशन का मतलब बताएगा कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल था, यानी पॉलीमर था, पॉलीमर को ब्रेक कर दिया गया मोनोमर में। पॉलीमर को क्या किया गया, मोनोमर में ब्रेक कर दिया गया। उसमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम लोग बात करें कि कार्बोहाइड्रेट में बना हुआ स्टार्च, स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर के बना है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देना, यानी स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया गया। अब ग्लूकोज मोनोमर है, इसका मतलब पॉलीमर से मोनोमर बन गया। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया गया। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अगर ब्रेक कर दिया गया तो ये क्या है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो थोड़ा सा उसको सजा धजा करके बोलेगा कि बायोलॉजी में क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन सिंपलर फूड पार्टिकल्स में, जिनको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, वो प्रोसेस होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब कि फूड के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन, जिनको ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन के लिए हम लोगों की बॉडी में पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा सकता है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखो ना तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। क्या है, अगर एनालॉजी इसकी देखें, मतलब इसकी सिमिलरिटी अगर हम लोग देखें तो इसकी सिमिलरिटी जैसे किसी वाटर पार्क में स्लाइड होती है, बिल्कुल उसी स्लाइड जैसे ऊपर से जो है नीचे की तरफ आते हैं और पानी में पहुंच जाते हैं, उसी तरह से फूड भी यहाँ पर माउथ से एंटर किया, माउथ से एंटर करने के बाद गया बक्कल कैविटी में, फिर फूड पाइप में आया, फिर स्टमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया,
और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एनस के थ्रू बाहर निकल गया। इसका मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें ना तो ये बिल्कुल एक फैक्ट्री है कि यहाँ पर कुछ जो है रॉ मटेरियल बॉडी के अंदर गया, उस रॉ मटेरियल को तोड़ा गया, उसका डाइजेस्ट किया गया और कुछ नए प्रोडक्ट बने और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया गया। अब डाइजेशन की प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें तो इसके दो मेन कंपोनेंट है। एक है एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो नाम से ले कैनाल है, कैनाल का मतलब एक ट्यूब है, एक ट्यूब है जो ट्यूब ऊपर से आकर के इस तरह से मुड़ी हुई एक ट्यूब है। तो इस ट्यूब की एक ओपनिंग माउथ हो गई, दूसरी ओपनिंग क्या होगी, एनस है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसमें एक ओपनिंग माउथ, दूसरी ओपनिंग इसके एनस, तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई। दूसरा क्या है, इसी एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जुड़ी हुई एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। क्या है कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर के ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब कोई पूछे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, बस दो चीज़ें हैं। क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ में जुड़ी हुई ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, लीवर के साथ में जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन भी कुछ जूस को सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्टमक सिक्रेट करता है जूसेस को, तो स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को देखें, जैसे एक फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मशीनरी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम, उसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल में भी क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स। जैसे पहला पार्ट क्या है, एक स्लिट है, ओपनिंग है, माउथ। तो माउथ से, अब देखो सिंपल सा है कि माउथ से अगर फूड एंटर करेगा तो माउथ से एंटर करके कहाँ जाएगा, इस ओपनिंग से एंटर किया, फिर अंदर जो है चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर को क्या कहेंगे, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद जाएगा फूड फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जो है यहाँ पर फूड भी होता है और एयर भी होती है, यानी फूड और एयर दोनों फेरिंग्स में आते हैं। यहाँ से फिर अलग होकर के फूड पाइप में चला जाता है नीचे, और जो एयर होगी वो ट्रैकिया में चली जाती है। फिर फेरिंग्स के बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के बाद फूड आता है एक जे शेप्ड चैम्बर में। कहाँ पर आएगा, जे शेप्ड चैम्बर है, उस जे शेप्ड चैम्बर को कहते हैं स्टमक। स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें इलियम लार्जेस्ट पार्ट है, फिर जेजुनम है, फिर डुओडेनम है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की प्रोसेस होती है इस इलियम में। कहाँ होगी, मतलब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भैया नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, अब वो बहुत परेशान रहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी है। क्या है, अगर पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग देखें तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसको कहते हैं स्मॉल, तो स्मॉल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो कम है, उसके ल्यूमेन का डायमीटर कम है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी है, तो चौड़ी है तो उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखना है इसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में छोटी नहीं है, लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस ट्यूब का ल्यूमेन कम है, इसीलिए उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीकम, कोलन और रेक्टम। तो इस सीकम, कोलन और रेक्टम, तो रेक्टम में आकर के अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, फेसिस जो होता है वो इसी रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है। इसी के साथ में जुड़ी होती है एक अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टेजियल ऑर्गन है। इसका ह्यूमन बीइंग में कोई काम नहीं है, लेकिन पहले पाई जाती थी। ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। क्या है ये, एक एविडेंस है
और इसी में कभी कभी फूड पार्टिकल, काम कुछ नहीं है लेकिन बीमारी पैदा कर देती है। अगर इसमें कभी कभी फूड पार्टिकल आकर के अपेंडिक्स में फंस जाता है, और अपेंडिक्स में जब फूड पार्टिकल फंसता है तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और उसी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बाद में सर्जरी करके, ऑपरेट करके डॉक्टर इस अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़ लिए। कौन कौन से पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। अब इस एलिमेंट्री, अब एक बार फिर से देख करके सब याद कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। बिल्कुल जो है एक मशीन है जहाँ पर फूड आने के बाद जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हुए जा रहा है। सबसे पहले कहाँ गया? माउथ में गया। माउथ के बाद माउथ से अंदर बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग से होते हुए फूड पाइप या इसोफेगस, फिर स्टमक में गया। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ में जुड़ी हुई एसोसिएटेड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि फूड जब एंटर करता है तो उसके साथ देखो यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे ही फूड एंटर करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग होगी। पहले तो डायग्राम स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जो है एक इस पिक्चर में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कार्टून को बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि माउथ में क्या होता है, ओरल माउथ के बाद बक्कल कैविटी में क्या होगा, फेरिंग्स में क्या होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक में क्या होगा। एक एक करके देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं माउथ के बारे में। देखो कैसे होगा कि जैसे ही फूड माउथ के अंदर एंटर करता है, अब इमेजिन करो कि माउथ के अंदर एंटर कर गए। अगर हम लोग ही अगर किसी के मुंह के अंदर अगर जाएंगे तो मुंह के अंदर बिल्कुल खाली जगह दिख रही है। तो जैसे ही स्लिट से ओपन करेंगे, मतलब एंटर करेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है वेस्टिब्यूल, दूसरा ओरल कैविटी। मतलब मुंह के अंदर जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले मुंह के ऊपर की छत दिखाई देगी, उसको हम लोग कहते हैं पैलेट। पैलेट जो है दो तरह से, एक जो बोन से सपोर्टेड होती हैं, जिनकी बोन की सपोर्टिंग होती है, उनको कहा जाता है हार्ड पैलेट, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट पैलेट, और ये नॉस्ट्रिल के पास में होते हैं। तो नॉस्ट्रिल के पास में सॉफ्ट पैलेट है और बोन से सपोर्टेड जो है ये हार्ड पैलेट है। इसके बाद जो कैविटी है, खाली जगह है, उस खाली जगह को अगर देखें तो फूड के अंदर, मतलब फूड के साथ घुस गए हैं अंदर मुंह के। अब मुंह के अंदर घुसने पर हम लोगों को खाली जगह दिखाई दे रही है। उस खाली जगह को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वेस्टिब्यूल, दूसरा ओरल कैविटी प्रॉपर। मतलब ओरल कैविटी प्रॉपर क्या हो गया कि टीथ के पीछे का हिस्सा, मतलब दांत के पीछे वाले जो हिस्सा है खाली जगह, उसको हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। और इसी ओरल कैविटी प्रॉपर में सलाइवरी ग्लैंड आकर के खुलती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड ये एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड होने का मतलब कि उसमें डक्ट पाई जा रही है। तो डक्ट पाई जा रही है तो वहां से सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवरी डक्ट निकलेगी, वो सलाइवरी डक्ट आकर के दांत के पीछे ओरल कैविटी में खुलती है। दूसरा, अब ये सलाइवरी ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? तो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल क्या है? चिक्स और टीथ के बीच का, मतलब दांतों और गालों के अंदर की जो खाली जगह है, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल, और इसी में पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। अगर सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग देखें तो ह्यूमन बीइंग में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी है? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। कौन कौन सी है? 3 पेयर मतलब सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। और इसी सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। जैसे ही फूड पार्टिकल का नाम सुनते हैं, खाने की बात सुन लिया या स्मेल भी आती है, तब भी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवेशन देखो कितनी बढ़िया मशीनरी है कि जैसे ही मतलब सेंसेशन मिला कि फूड आ रहा है माउथ के पास में, उसकी स्मेल भी आई, तब भी ये सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई, और एक्टिवेट होकर के सिक्रेट क्या करेगी? इस सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा सलाइवा। तो सलाइवा का पहला काम होता है ये मॉइस्चन द फूड। क्या करेगा? ये फूड को नम कर देता है। नहीं तो देखो, अगर इमेजिन करो कि फूड में सलाइवा ना मिला हो, तो सलाइवा ना मिला हो तो क्या होगा? फूड बिल्कुल हार्ड होगा और गले से वो नीचे नहीं जा पाएगा। तो फूड ईजिली निगला जा सकता है, उसमें हेल्प करता है सलाइवा। तो सलाइवा में पाया जाने वाला वाटर और म्यूकस जो है फूड को मॉइस्चन करता है और आसानी से निगल लिया जाता है।
इसका और एक काम है, इसके अंदर पाया जाता है एंजाइम, कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, उसका नाम है टाइलिन। क्या है? टाइलिन है। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज पाया जा रहा है, और इस सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है कि फूड जो आ रहा है उस फूड के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च को ये सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करता है? सलाइवरी एमाइलेज इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो फूड का केमिकल डाइजेशन है वो माउथ में आते ही शुरू हो गया। माउथ में आते क्या होगा? फूड को पहले चबाया जाएगा, तो चबाने के लिए पाए जाते हैं दांत। दांत की अगर हम लोग बात करें तो दांत दो बार निकलते हैं, एक बार दूध के दांत या लैक्टिकल टीथ या मिल्क टीथ उनको कहते हैं, दूसरा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ एक बार निकल गया तो पूरे लाइफ रहता है, लेकिन अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई, डेंटल कैविटी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया तो दांत गिर जाते हैं। और परमानेंट टीथ एक बार गिरा तो परमानेंट टीथ दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो दूसरा ये क्या हो गया? एक तो लैक्टियल हो गया और मिल्क टीथ हो गया, दूसरा क्या हो गया? परमानेंट टीथ हो गया। तो यहाँ पर दांत दो बार निकल रहे हैं, इसीलिए ह्यूमन को कहा जाता है डाइफियोडोंट। क्या कहते हैं? डाइफियोडोंट। अब डाइफियोडोंट के साथ में जो डेंटिशन होता है उसको कहा जाता है हेट्रोडोंट। क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब कि डिफरेंट, डोंट मतलब ये डेंटिशन। तो डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? 4 तरह के दांत पाए जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के दांत पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हेट्रोडोंट। कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आगे के जो दांत हैं उनको हम लोग कहते हैं इंसीजर। इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलर, और लास्ट के जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है मोलर। तो अब इंसीजर वो ऐसे एनिमल जिनमें जो है अब ये कटिंग और बाइटिंग, आगे वाले दांत क्या होते हैं? छोटे बच्चे में सबसे पहले इंसीजर निकलता है। तो इंसीजर निकलता है तो वो अब कटिंग के लिए दांत काटता है अगर कोई, तो इंसीजर आकर के चुभ जाते हैं। तो इंसीजर कटिंग का काम करते हैं, कैनाइन टियरिंग का काम करने, कुछ नोचना हो, फाड़ना हो तो कैनाइन। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है, प्रीमोलर और मोलर का काम ग्राइंडिंग का, क्रशिंग का, ग्राइंडिंग का, मैस्टिकेशन का। तो यहां पर क्या होगा कि इंसीजर ऐसे एनिमल्स जो कटिंग का काम करते हैं उनमें इंसीजर जो है शार्प होता है। कैनाइन जो टियरिंग वाले एनिमल्स हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनमें कैनाइन स्ट्रांग होता है। प्रीमोलर और मोलर जिनमें ग्राइंडिंग होती है, चबाने के लिए जो है प्रीमोलर और मोलर पाए जाते हैं। अब इन दांतों को अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन में पाए जाते हैं 32 टीथ। कितने पाए जाते हैं? 32 टीथ। तो चाइल्ड में अगर देखें तो चाइल्ड में पाए जाते हैं 20 टीथ। कितने होते हैं? 20 दांत। एडल्ट में होते हैं 32। अगर इनका डेंटल फार्मूला देखा जाए, क्या देखें? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला का मतलब कि जो डेंटिशन को बताता है, और इस डेंटल फार्मूला में हमेशा लिखा जाता है हाफ जॉ। क्या लिखते हैं? आधे जबड़े को लिखा जाता है। अब ये जो हाफ जॉ लिखा जाता है इसमें अगर हम लोग देखें तो चाइल्ड का अगर देखें तो डेंटल फार्मूला होगा 2102 2102। कितना होगा? 2102 2102। और एडल्ट का देखें तो 2123 2123। हाफ जॉब अगर लिया गया तो इसका मतलब ये हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या क्या हो गया? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका मतलब कि छोटे बच्चों में इंसीजर पाया जाता है। इंसीजर कितना होगा? हाफ जॉ में 2 है, अपर हाफ जॉ हो गया, लोअर हाफ जॉ हो गया। तो ऊपर वाले आधे जबड़े में 2, यानी अपर जॉ में कितने हो गए? ऊपर वाले जबड़े में हो गए 4 और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8। यहाँ पर क्या हो गया? आधे में 2, 1 है तो पूरे में 2 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो कितने हो गए? 8 4 12। और इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। मोलर कितने हो गए? 4 4 8। तो कितने हो गए? पूरा 20 हो गए। यानी अगर ऊपर वाले जॉ में देखा जाए तो कितने हो गए? 2 1 2। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टीथ हो गए यहाँ पर 4 + 2 + 4। तो 4 + 2 6 +
4, 10, 10 हो गए नीचे, टोटल टीथ हो गए 20। यहां पर कितना हो जाएगा 16 और 16 नीचे, टोटल टीथ हो गए 32। तो एडल्ट का जो डेंटल फार्मूला होता है, एडल्ट वाला डेंटल फार्मूला 2123, चाइल्ड का 2102 2102। ये याद रखना है कि 20 दांत होते हैं चाइल्ड में, और यानी मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 और परमानेंट टीथ होते हैं 32। ये तो ह्यूमन का डेंटिशन हो गया। अब ये टीथ पाए जा रहे हैं जबड़े में। कहाँ पाए जा रहे हैं? जबड़े में। तो जबड़े में ये फिक्स रहते हैं, इसीलिए क्या हो गए, ये थिकोडॉन्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनको कहा जाता है थिकोडॉन्ट। ठीक है, ये क्या हो गए? थिकोडॉन्ट, मतलब जबड़े में फिक्स होते हैं। अब माउथ के अंदर और क्या पाया जाता है? माउथ के अंदर पाई जाती है टंग। तो टंग को अगर हम लोग देखें तो टंग का 1/3 पार्ट होता है फेरेंजियल पार्ट, 1/3 पार्ट को हम लोग कहते हैं फेरेंजियल पार्ट, 2/3 पार्ट इसका जो है ओरल पार्ट होता है जो माउथ के अंदर पाया जाता है। इस टंग्स के ऊपर पाए जाते हैं पैपली, आउटग्रोथ पाई जाती है, और उन आउटग्रोथ को कहते हैं पैपली, और पैपली पर ही पाई जाती है टेस्ट बड्स। क्या पाई जाती है? टेस्ट बड। और स्वाद जो हम लोगों को मिलता है, तो स्वाद मिल रहा है इन्हीं पैपली पर पाई जाने वाली टेस्ट बड की वजह से। तो टेस्ट बड, तो ह्यूमन में जो स्वाद मिल रहा है वो 4 तरह का स्वाद होता है। कौन कौन सा? स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सॉर, मतलब खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। इसके अलावा कोई 5वां टेस्ट नहीं है जो ह्यूमन बीइंग को पता हो। तो माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनाल का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में फूड पाइप और विंड पाइप दोनों आकर के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पाया जाता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर पाई जाती है कवरिंग, और उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है इस कॉमन ओपनिंग ग्लॉटिस को कवर करता है, यानी जब फूड पाइप में फूड आ रहा होता है तो उस टाइम पर विंड पाइप क्लोज हो जाता है और फूड इजीली पास हो जाता है आगे ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस से फिर स्टमक में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फेरिंग्स को देखें तो फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ओरोफेरिंग्स, मतलब जो जुड़ा हुआ है माउथ के साथ में, दूसरा लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है, और नेजोफेरिंग्स जो नेजल चैम्बर के पीछे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। तो यहाँ पर फेरिंग्स के 3 पार्ट हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसके बाद फूड आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को कहा जाता है फूड पाइप। क्या कहते हैं इसको? फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप को अगर देखें तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब का काम होता है फूड को इजीली कहाँ से पास करना है? बक्कल कैविटी या माउथ से स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। तो इस फूड पाइप का काम क्या हो गया? ये माउथ से बक्कल कैविटी को कनेक्ट करेगा, मतलब माउथ में है बक्कल कैविटी, वहां से स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसका 1/3 पार्ट जो है स्ट्राइटेड मसल पाए जाते हैं, 2/3 इसके स्मूथ मसल है, और स्मूथ मसल्स में ही पाया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। अब इसमें होता क्या है कि अगर इसकी वॉल को हम लोग देखें तो इसकी वॉल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट हो जाता है, और फूड जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे बोलस, और ये बोलस इजीली पास हो जाता है माउथ से स्टमक के अंदर। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है स्टमक। तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।